नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुंबई के फिल्म सिटी में स्टंट सीन शूट के दौरान हुआ हादसा। कार का नियंत्रण छूटने से कैमरा ट्रॉली से टकराई कार, वीडियो हुआ वायरल। नागपुर विभागीय आयुक्त की अपील, कहा अंगदान के दूत बने। आज से शुरू हो रहा है अंगदान सप्ताह। नागपुर के सरकारी मेडिकल अस्पताल में ब्रदर के साथ हाथापाई के बाद हुआ हंगामा। निजी सर्जिकल सप्लायर कर्मचारी के खिलाफ अजनी थाने में मामला दर्ज। और पूर्व नागपुर के छापरू नगर में दो कारें आपस में भिड़ी, एक वाहन पलटकर इलेक्ट्रिक पोल से टकराया। और अब खबरें विस्तार से। मुंबई के गोरेगांव इलाके में फिल्म सिटी रोड पर द गर्ल नामक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक स्टंट सीन फिल्माया जा रहा था। स्टंट के दौरान एक कार को पलटकर एक निश्चित जगह पर पलटना और घिसटते हुए रुकना था, मगर कार अपने स्थान पर पलटने व रुकने की बजाय स्टंटमैन ने कंट्रोल खो दिया और कैमरा के ट्रॉली और वहां खड़े एक टेम्पो से जा टकराई। इस घटना में एक कैमरा अटेंडेंट घायल हो गया, उसकी जानकारी सामने आई है। मुंबई के गोरेगांव इलाके में चल रही एक फिल्म की शूटिंग के जरिए तब आफत टूट पड़ी जब एक स्टंट सीन शूट करते समय स्टंटमैन का नियंत्रण कार पर से छूट गया और कार पलटी मारते हुए इस सीन को शूट कर रहे कैमरा ट्रॉली से टकरा गई। इस घटना में वहां खड़े लोग बाल बाल बच गए, जबकि सीन की शूट करने वाला कैमरा अटेंडेंट इस घटना में घायल हो गया। फिल्म सिटी में द गर्ल नामक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस दौरान ये हादसा हुआ, जबकि ये पूरी घटना का वीडियो बुधवार सुबह वायरल हो गया है, जिसमें यह हादसा कितना भीषण हो सकता था इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि वे जरूरतमंदों के लिए अंगदान के दूत बने। आईएमए विभागीय आयुक्त कार्यालय और सूचना व जनसंपर्क महासंचालनालय के संयुक्त तत्वावधान में 11 अगस्त से अंगदान सप्ताह की शुरुआत की जा रही है। इस संदर्भ में विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने बताया कि 11 अगस्त को आईएमए सभागृह में शाम 4 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। डॉक्टर विभावरी दानी जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर के संदर्भ में 12 अगस्त को डॉक्टर प्रकाश खेतान किडनी दान पर, 13 अगस्त को डॉक्टर निखिलेश वैरागड़े, डॉक्टर समीर जहांगीरदार आंख व त्वचा दान पर और 14 अगस्त को डॉक्टर राहुल सक्सेना किडनी दान के संदर्भ में मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर देवतले ने बताया कि अन्य देशों की तुलना में भारत में अंगदान की संख्या बेहद कम है। एक ब्रेन डेड मरीज से 8 से 10 लोगों को जीवनदान मिल सकता है, इसलिए अंगदान सप्ताह में जन जागृति की जाएगी। डॉक्टर दानी ने कहा कि रोड एक्सीडेंट से ब्रेन डेड मरीज को कृत्रिम सांस पर रखा जाता है। ऐसे घायल का हृदय 48 घंटे तक काम करता है। उन्होंने ऐसे मरीज का अंगदान करने के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अंगदान के लिए जनजागृती बेहद जरूरी है। 13 ऑगस्टला ऑर्गन डोनेशन डे म्हणून आपण जेव्हा साजरा करतो तेव्हा ह्याचा हेतू असा आहे की जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ह्याबद्दलची माहिती जावी। आयएमएच्या माध्यमातून आपण 13 ऑगस्टपासून विविध उपक्रम आठवडाभरासाठी आपण आयोजित केलेले आहेत। नागपूरने आता चांगलं मेडिकल हब म्हणून एक नाव कमवलेलं आहे। त्याच्यामध्ये एक मॅच्युरिटी आलेली आहे आपल्या या सर्व वैद्यकीय संस्थांमध्ये। आता आपल्याला पुढच्या टप्प्यामध्ये आता आपण पदार्पण केलं पाहिजे। त्याच्यामध्ये आपल्याला ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशनबद्दल आपण ऐकतोच। ट्रान्सप्लांटेशनसाठी आपल्या सर्वांनाच आता हे घरोघरी कळलेलं आहे की जर एखादं फेलियर झालं, हार्टचं फेलियर झालं, लिव्हरचं, लंग्सचं फेलियर झालं तर आपण ट्रान्सप्लांटेशन आपल्याला डॉक्टर सुचवतात आणि 4 ते 6 तासामध्ये, 8-10 तासामध्ये ते ट्रान्सप्लांटेशन होतं। जसं हे घरगुती नाव झालेलं आहे, तर हीच पायरी आता आपल्याला ऑर्गन डोनेशनमध्ये सुद्धा आणली पाहिजे। म्हणजे हे ह्याच्याबद्दलचे जे विचार आहेत समाजामध्ये किंवा घरामध्ये गैरसमज असतील त्या बाबतीमधलं किंवा प्रोसिजर किंवा प्रोसेस म्हणजे हे कसं करायचं ह्याच्याबद्दलची माहिती नसते बऱ्याचदा। याबद्दलची सगळी माहिती ह्या 7 दिवसामध्ये लोकांना मिळावी, ही जी सूक्ष्म माहिती आहे ही लोकांपर्यंत जायला पाहिजे। अवयदान सर्वात श्रेष्ठ दान। एक व्यक्ती जेव्हा ब्रेन डेथ होतो
तर तो कमीत कमी 8 लोकांना जीवनदान देऊन जाऊ शकतो, 2 लोकांना दृष्टी देऊन जाऊ शकतो आणि बऱ्याचशा लोकांना स्किन, म्हणजे जवळपास एक 10 ते 12 लोकांना तो मृत्यूपश्चात आपले अवयव दान करून जीवनदान किंवा नेत्रदान करू शकतो. तर IMA डिव्हिजनल कमिशनर ऑफिस आणि ZTCC मार्फत आम्ही याला पुन्हा रिवाईव्ह म्हणजे पुन्हा ऑर्गन डोनेशन नागपूरमध्ये चालू व्हावे या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करतो आहे. अवयवदान अजूनही कन्सेप्ट फारशी रुजलेली नाही, ती रुजली पाहिजे. त्यासाठी फक्त सरकार या फ्रंटवर काम करून चालणार नाही, समाज, माध्यम आणि प्रबोधन अशा वेगवेगळ्या फ्रंटवर काम झालं पाहिजे. तर ह्या दोन्ही गोष्टींना, ह्या तांत्रिक प्रशासकीय प्रगतीला जर जाणीवांची जोड मिळाली तर अधिक चांगलं काम होऊ शकेल. त्यासाठी ऑर्गन डोनेशनच्या दृष्टिकोनातून आपला सगळ्यांचा सहयोग, सहकार्य जर चांगलं लाभलं तर हा आपला सप्ताह जो काय आहे जाणीवांच्या पातळीवर जास्त यशस्वी करू शकतो असं मला वाटतं. मंगलवार की शाम को शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल के अस्थि रोग विभाग के ऑपरेशन थिएटर में उस वक्त तनावपूर्ण स्थिति निर्माण हो गई जब एक निजी सर्जिकल सप्लायर ने ड्यूटी पर तैनात ब्रदर को तमाचा जड़ दिया. बात केवल तमाचा जड़ने तक ही सीमित नहीं रही बल्कि हाथापाई भी हो गई. मामले की जानकारी मिलते ही सभी नर्सें अधिष्ठाता कार्यालय में जमा होकर नारेबाजी करने लगी. संबंधित व्यक्ति के खिलाफ अजनी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया. परिचारिका संगठन के सचिव शहजाद बाबा खान ने बताया कि मेडिकल के औरतों की ओटी में ब्रदर कमलेश ताजने और नितिन बेलखोड़े ड्यूटी पर तैनात थे. इस दौरान एक्स सर्जिकल सप्लायर कंपनी का कर्मचारी सलमान पठान वहां आया, लेकिन वह पूछताछ किए बिना ही सीधे ओटी में चला गया. इस पर ब्रदर ताजने ने उसे रोका. इस पर सलमान ने ताजने के साथ गाली गलौज की. जब बहस होने लगी तो सलमान ने तमाचा जड़ने के साथ ही हाथापाई भी शुरू कर दी. घटना की जानकारी मिलते ही सभी नर्सें अधिष्ठाता कार्यालयों के सामने एकत्रित होकर नारेबाजी करने लगे. कुछ देर के लिए वार्ड में नर्सों ने काम बंद कर दिया. तुरंत घटना की जानकारी अधिष्ठाता को दी गई. साथ ही वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर अविनाश गावंडे, उप अधीक्षक डॉक्टर कांचन वानखेड़े भी पहुंच गए. काफी देर तक चले तनाव के बाद अधिकारियों सहित संगठन पदाधिकारियों ने अजनी पुलिस में सलमान पठान के खिलाफ मामला दर्ज कराया. छापरू नगर के जनता हॉल चौक पर भयानक हादसा हुआ. तेज रफ्तार कार के चालक ने सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर मारने वाली कार के चालक का पूरी तरह नियंत्रण छूट गया. कार पलटकर कुछ दूर तक घसीटती गई और पोल से टकरा गई. भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि जमीन से पोल मुड़ गया. वहीं पास एक महिला दूध बेच रही थी. यदि सही समय पर उनका बेटा पीछे नहीं खींचता तो कार की चपेट में आकर महिला की जान जा सकती थी. पुलिस ने बाबुलवन निवासी पीयूष राजकुमार बजाज की शिकायत पर कार चालक शरद केशवराव वनवे के खिलाफ मामला दर्ज किया है. शरद किसी कंपनी के लिए वाहन चलाता है. सुबह 8:30 बजे के दौरान पीयूष अपनी कार पर कुंभार टोली से छापरू नगर की ओर जा रहे थे. जनता हॉल चौक पर टर्न लेते समय विरुद्ध दिशा से आ रही शरद ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी. बताया जाता है कि शरद बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा था, इसलिए सामने से टर्न ले रही पीयूष की गाड़ी को टक्कर मार दी गई. गति इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद शरद की कार पलट गई और सीधे इलेक्ट्रिक पोल से टकराई. कार की टक्कर लगने से पोल पूरी तरह मुड़कर सड़क पर बैंड हो गया. इसी चौराहे के किनारे छापरू नगर निवासी शशिकला मुरलीधर पौनीकर दूध की दुकान लगाती है. शरद की कार उनकी दुकान पर पलट गई. इसी समय शशिकला के बेटे रवि मॉर्निंग वॉक करके लौटे थे. कार को अनियंत्रित होते देख रवि ने अपनी मां को पीछे की तरफ खींच लिया, वरना शशिकला कार के नीचे आ जाती. उन्हें मामूली चोट पहुंची, लेकिन 5,000 रुपए का दूध बर्बाद हो गया और दौड़ भाग में उनका मंगलसूत्र भी कहीं गिर गया. भंडारा के सरकारी मेडिकल अस्पताल में इस वर्ष की शुरुआत में 9 जनवरी को आग लगने की दर्दनाक घटना हुई थी. इसमें 10 नवजातों की जान चली गई थी. इस हादसे को लेकर भंडारा पुलिस में मामला दर्ज किया गया था. मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए शुभांगी साठव ने और सुनीता मासुलकर की ओर से हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दायर की गई. याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश विनय जोशी ने दोनों को अंतरिम जमानत प्रदान की. अभियोजन पक्ष के अनुसार दोनों याचिकाकर्ता महिलाएं बतौर नर्स अस्पताल में कार्यरत थी. घटना के दौरान दोनों की लापरवाही के चलते ही इसी तरह की दर्दनाक घटना हुई. बचाव पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि कभी भी आग से सुरक्षा के उपायों को लेकर कोई कार्य नहीं किया गया. घटना के बाद भंडारा पुलिस ने धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया. 29 जनवरी को सत्र न्यायालय ने दोनों याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी पूर्व जमानत दी थी. 3 अगस्त तक का समय निश्चित किया गया था. इसके बाद में 9 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था. समयावधि खत्म होने के कारण किसी भी समय गिरफ्तारी होने की संभावना के चलते हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया.
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की ओर से जहां याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान की गई, वहीं भंडारा पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के आदेश भी दिए गए। अदालत ने 25,000 रुपए के मुचलके और हर बुधवार और रविवार को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक अगले आदेश तक पुलिस थाना में हाजिरी लगाने तथा गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने की शर्त पर गिरफ्तारी पूर्व जमानत प्रदान कर दी। ठेकेदार का बिल मंजूर करने के लिए 75,000 रुपए की रिश्वत लेने वाले जिला परिषद के जल संधारण विभाग के अभियंता को अमरावती एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी अधिकारी उदयनगर मानेवाड़ा रोड निवासी रमेश कुमार हीरालाल गुप्ता बताया गया। सरकारी सिविल कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। बताया जाता है कि ठेकेदार को रामटेक तहसील के सालई परिसर में सीमेंट नाला बनाने का ठेका 20 लाख रुपए में मिला था। काम पूरा होने के बाद ठेकेदार ने बिल मंजूर करवाने के लिए गुप्ता से संपर्क किया। गुप्ता ने निविदा में जीएसटी की रकम छोड़कर 2% कमीशन के तौर पर 40,000 रुपये, बिल बढ़ाकर देने के लिए 25,000 रुपये और ग्रांट बढ़ाकर लाने के लिए 15,000 रुपये, ऐसे कुल 75,000 रुपये की मांग की। ठेकेदार ने गुप्ता के खिलाफ नागपुर एसीबी से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए उन्होंने एसीबी के डीजी रजनीश सेठ से प्रकरण की शिकायत की। उन्होंने अमरावती रेंज के एसपी विशाल गायकवाड़ को कार्रवाई के आदेश दिए। गायकवाड़ के मार्गदर्शन में एडिशनल एसपी अरुण सावंत ने प्रकरण की जांच शुरू की। वेरिफिकेशन में ठेकेदार द्वारा की गई शिकायत सही साबित हुई। मंगलवार को गुप्ता ने ठेकेदार को रकम लेकर उदयनगर स्थित अपने घर पर बुलाया। जैसे ही गुप्ता ने 75,000 रुपये हाथ में लिए, ट्रैप लगाकर बैठी एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गुप्ता के खिलाफ हुड़केश्वर थाने में भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। तो वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंजाब नेशनल बैंक में बेटी का खाता खुलवाने के लिए आवेदन करने वाली महिला को साइबर ठग ने 1,96,000 रुपए से लूट लिया। खुद को बैंक का अधिकारी बताकर महज 10 मिनट के भीतर ही ठग ने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करा लिए। प्रतापनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यू स्नेहनगर निवासी दीपाली दिनेश भांडे आवारी स्कूल में मुख्य अध्यापिका है। उनके पति दिनेश कॉन्ट्रैक्टर है। बेटी दिव्या का बैंक में खाता खुलवाना था, इसके लिए उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की खामला शाखा में आवेदन दिया था। बैंक से उन्हें जानकारी मिली कि दिव्या का डाटा ब्लॉक हो गया है, इसलिए उन्हें कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ेगा। उन्होंने गूगल पर कस्टमर केयर नंबर सर्च किया। ये नंबर ठग का था। उसने खुद को पीएनबी का कर्मचारी बताया और कहा कि यदि घर के किसी सदस्यों का खाता पहले से पीएनबी में होगा तो खाता खोलने में आसानी होगी। दीपाली ने अपने पति का अकाउंट नंबर बताया। आरोपी ने उन्हें एक लिंक भेजकर सारी जानकारी डालने को कहा। दीपाली ने पति का खाता नंबर, डेबिट कार्ड नंबर और पिन नंबर लिंक में डाल दिया। तब तक आरोपी ने कॉल चालू रखा था। 10 मिनट के भीतर दिनेश के खाते से 5 ट्रांजैक्शन करके 1,96,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर हो गए। दीपाली ने घटना की शिकायत पुलिस से की। प्रतापनगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार को राज्य भर के 155 मोटर वाहन निरीक्षकों के तबादले का आदेश जारी किया गया। इनमें नागपुर शहर और ग्रामीण आरटीओ के अलावा विदर्भ में अकोला, यवतमाल, बुल्ढाना, गोंदिया, भंडारा से भी निरीक्षकों के नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में और भी निरीक्षकों व अधिकारियों के अदला बदली की जाएगी। आदेश में नागपुर शहर आरटीओ से 4 निरीक्षकों का ट्रांसफर किया गया। शहर से अभिजीत सुभाष खरे को ठाणे,
रोहन प्रदीप सासने को सांगली, मिथुन बालकृष्ण पाटिल को अहमदनगर और सौरभ देवबा पाटिल को जलगांव भेजा गया। इसी प्रकार नागपुर ग्रामीण आरटीओ से राजेश बाबूराव बोरोले और रवि कुमार रघुनाथ चाटले को ठाणे भेजा गया। वहीं गोंदिया के जिग्नेश श्रीधर गायकवाड़ ठाणे और भंडारा के नितिन पोपट जठार को जलगांव ट्रांसफर किया गया। इसी प्रकार चंद्रपुर के साजन शालीग्राम शेंडे को नागपुर ग्रामीण में भेज दिया गया, जबकि अमरावती के नितिन लक्ष्मण सावंत जलगांव, अकोला के अमित श्रीरंग नलवाड़े कल्याण, योगेश पुरुषोत्तम ओतारा सातारा, संदीप चंद्रभान शिंदे व अमोल निवृत्ति खेड़कर दोनों को ठाणे स्थानांतरित किया गया। यवतमाल के विपिन दामोदर राव लेंदाड़े अमरावती आएंगे, जबकि बुल्ढाना के निशिकांत यशवंत वैद्य गोंदिया, कृष्णांत बलवंत बामणीकर पुणे और संताजी शंकर बर्गे मुंबई पश्चिम जाएंगे। महानगर पालिका में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से मनपा में हल्ला बोल आंदोलन किया गया। इस दौरान मनपा आयुक्तों को ज्ञापन सौंपकर तुरंत सकारात्मक निर्णय लेने की मांग भी की गई। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रवि शेंडे, राजू लोखंडे, राहुल वानखेड़े ने बताया कि मनपा में आर्थिक कंगाली का हवाला देकर भले ही अधिकांश कार्य निजी कंपनियों के हाथों में सौंपा जा रहा हो, लेकिन इससे शहरवासियों के लिए रोजगार के दरवाजे बंद हो रहे हैं। इसके विपरीत अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी के कारण जनता को मिलने वाली सेवा और सुविधाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। सेवा सुविधाओं पर पड़ते असर का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां मनपा में कुल 18,000 पद है, वहीं इसमें से 7,000 पद रिक्त पड़े हैं। अतः शहरवासियों को पेयजल, स्वास्थ्य, कचरा संकलन, परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना मनपा की जिम्मेदारी है। अधिकारी और कर्मचारियों की कमी के चलते मनपा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रही है। इसी तरह कर्मचारियों की कमी के कारण अन्य कर्मचारियों पर काम का बोझ पड़ रहा है। कई बार समस्याओं को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचना दी जाती है, लेकिन कर्मचारियों की कमी के चलते समय पर समस्या का निवारण नहीं हो पाता है। चर्चित अपराधी रंजित साफेलकर और उसकी गैंग के खिलाफ अब भी पुलिस को शिकायतें मिल रही है। साफेलकर के साथ प्रॉपर्टी का व्यापार कर कई लोगों को ठगने वाले बिल्डर संजय आनंदराव धापोड़कर के खिलाफ पुलिस ने एक और मामला दर्ज किया है। इस बार नया मामला यशोधरा नगर थाने में नंदनवन निवासी संजय रामभाऊ मालोकर की शिकायत पर दर्ज किया गया है। धापोड़कर के अलावा रिलायंस लैंड डेवलपर्स के अन्य भागीदारों को भी इस प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। वर्ष 2008 में धापोड़कर ने मौजा कलमना के खसरा क्रमांक 116/1 में अपना लेआउट होने की जानकारी दी। ग्राहकों को रानी दुर्गावती चौक के समीप स्थित रिलायंस लैंड डेवलपर्स के कार्यालय में बुलाकर ड्रॉ पद्धति से प्लॉट जारी किए गए। दिए गए दस्तावेजों के अनुसार मालोकर को 188 नंबर का प्लॉट जारी हुआ। 48,000 रुपये में प्लॉट का सौदा तय हुआ और मालोकर को किस्त की सुविधा दी गई। 3,000 रुपये डेवलपमेंट चार्ज और 1,500 रुपये मोजमाप के लिए लिए गए। कुल 52,500 रुपये लेने के बाद भी रिलायंस लैंड डेवलपर्स ने सेल डीड करवाने में टालमटोल शुरू कर दी। प्लॉट धारकों ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि जिस जमीन पर आरोपियों ने लेआउट बनाया था वो उनके नाम पर नहीं है। आपराधिक षड्यंत्र के तहत फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्लॉट धारकों को चूना लगाया गया। मालोकर ने प्रकरण की शिकायत क्राइम ब्रांच से की। यशोधरा नगर थाने में विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोरोना के बाद अब जिले के ग्रामीण भागों में डेंगू अपना कहर ढा रहा है। हाल ही हुई जिला परिषद की स्थायी समिति की बैठक में भी ये मुद्दा उठा था। बावजूद इसके 81 गांवों में नागरिकों को दूषित पेयजल की आपूर्ति हो रही है। जुलाई महीने में जिले के 1066 गांवों के पेयजल के नमूनों की जांच की गई, जिसमें रामटेक, भिवापुर, कलमेश्वर तहसील के 81 गांवों में पानी दूषित होने का खुलासा हुआ है। पिछले दिनों जिला परिषद के स्थायी समिति की बैठक में अध्यक्ष रश्मि बर्वे ने कहा था कि सरकारी आंकड़ों में भले ही जिले में 300 के करीब डेंगू के मरीज हो, लेकिन निजी अस्पतालों में भी बड़ी संख्या में पीड़ित है और यह संख्या 500 से अधिक हो सकती है। ग्रामीण भागों में बारिश के दिनों में संक्रामक रोग फैलने का खतरा बना ही रहता है। गांव के नागरिकों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत की होती है। ग्राम सेवकों व संबंधित कर्मचारियों को जल स्रोत के आसपास साफ सफाई के साथ जल स्रोत में ब्लीचिंग पाउडर डालने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन लगता है कि घोर निष्क्रियता की जा रही है और संबंधित विभाग के अधिकारी आंख बंद किए बैठे हैं। जिन गांव में दूषित पेयजल पाया जाता है तो संबंधित जिम्मेदार कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। सत्ता में बैठे पदाधिकारियों को भी लगता है कि चिंता नहीं है। जनवरी महीने में भी रामटेक तहसील में सबसे अधिक दूषित जल के नमूने पाए गए थे, लेकिन अब तक उसमें सुधार नहीं किया गया है।
तो दोपहर के प्राइम टाइम न्यूज में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।